अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 24 मई 2022 बरोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू कर रही हैं। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तफसीली बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। लंदन में कुछ दोस्तों ने शेयर किए हैं वहाँ के जो एहतजाज थे और बड़ा ज़ोरों शोर से एहतजाज चल रहा है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च होगा, वहाँ लंदन या बाकी ममालिक में भी बहुत सा है। थोड़ा सा आपके साथ सिर्फ ये है कि वो क्लिप देख लें, आपको अंदाज़ा हो कि ज़ोरों शोर वहाँ कितना है। भिखारी की नस्ल निकलो ना, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, ये चोर हुकूमत ना मंजूर, ये डाकू हुकूमत ना मंजूर। Overseas Pakistani gathered here to UK outside Nawaz Sharif residence, Park Lane. ऐसे लोग सब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का कैबिनेट मीटिंग इतने UK क्यों कर रहे हैं, लंदन पाकिस्तान करना चाहिए। शहबाज शरीफ है पाकिस्तान का नवा प्राइम मिनिस्टर, इतने क्यों मीटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान करना चाहिए। जो पैसे सब कुछ उठे UK खर्च करते पे पाकिस्तान करना चाहिए। और जो हक है पाकिस्तान का सिटीजन्स जो उठे इन्वेस्टमेंट जो डेवलपमेंट पाकिस्तान करना चाहिए। PTI सपोर्टर सब कह रहे हैं इलेक्शंस भी डिमांड करते पे और अर्ली करने चाहिए एंड कंडेम करते जो वोट नो कॉन्फिडेंस होया सी पिछले महीने इमरान खान के साथ दे रहे हैं कि हम सब आज आए इस सपोर्टेड हुकूमत को फिर से रिजेक्ट करने। इमरान खान ने पाकिस्तान में 25 मई को दे दिए डेट लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में, और मैं कह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी सब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मार्च कर रही है। हमने आज शॉक न्यूज भेज दी है इस्लामाबाद तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत तक कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ नहीं 22 करोड़ अवाम भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी नहीं मानेगी। हम आज़ादी लेंगे इन चोरों से और हम अमेरिका से भी आज़ादी अभी लेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, आज साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के बाहर PTI की कसीर तादाद में वर्कर जो है पूरे UK से आए हुए थे, वो मौजूद थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक दफ़ा लंदन की सड़कें दोबारा चोर चोर के नारों से गूंज उठी। PTI के वर्करों का कहना था कि यहाँ मुजाहरे के दौरान खासी तादाद में औरतें, बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन की तादाद जो है खासी मौजूद थी। बार बार फ्लड शगाफ नारे लगाए गए और इमरान खान के साथ इदारे यकजहती किया गया। जी, आपने ये सारी पोजीशन देख ली है। एक और आपसे ख़बर शेयर करनी है जो है ना गवर्नर की जो गवर्नर सिंध के हवाले से तकर्री का मामला है। आर्टिकल 48 को देखिए, अपॉइंटमेंट में आर्टिकल 101 बैकग्राउंड पे चल रहा है। इसमें तैनात करने का जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो
जो है ना वो इख्तियार है कैबिनेट का, और सदर पाकिस्तान उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना आर्टिकल 48 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, 15 दिन के लिए समरी और एतराज़ात लगा के फिर उसकी जस्टिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो एतराज़ लगा दिए हैं नसरीन जलील की तकर्री के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये 25 दिन तक रोक सकते हैं। फिर अगर आप तैनात कर देंगे इसको फिर हाई कोर्टों में चैलेंज किया जा सकता है। नसरीन जलील के हवाले से जो लेटेस्ट ख़बर है वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ ताकि आप देख सकें, आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त क्या हालात और वाक़यात चल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। ये सिर्फ आपकी मुआवनत के लिए मैं कर रहा हूँ। और PTI के 25 मुनर्रफ अरकान मैंने ट्वीट भी कर दिया था और मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ, डिटेलें सारी हैं। 20 वो अरकान हैं जो आम सीटों से आए हैं, 3 जो हैं वो खातून अरकान हैं। अब अंदाज़ा लगाएं ख़वातीन भी इस तरह डंडी मार जाएं। एक प्रोग्राम में उज़्मा कारदार मेरे साथ थी, जवाब उनको कोई नहीं था। दो जो हैं वो लोग हैं जो रिज़र्व सीटों पे माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में वो वाली है। और यहाँ मैं आपके साथ बैकग्राउंड पे आर्टिकल 224 फिर मैं चला रहा हूँ, उसका सब आर्टिकल 6 पढ़ना ज़रूरी है। ये जो कह रहे हैं ना कि जनाब वो 20 के इलेक्शन हो गए बाद में, वो किसने कह दिया भाई? आइन बड़ा क्लियर है इस कॉन्टेक्स्ट में, 5 का नोटिफिकेशन जारी करना है। वो इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि जो रिजर्व सीटों पे हैं जो लिस्ट दी हुई है ना उसकी तरतीब से उससे अगले जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इलेक्शन आइन ने जब ये प्रोविजन ही नहीं दी, लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, मैंने वो भी साथ चला दिया आपको, और अगला भी मैं आर्टिकल 224 बार बार चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। बार बार सवाल पूछ रही हैं तो ये जवाब आप लोगों को आ जाए और कोई दिक्कत ना हो आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में। अगली जो बात है, लाहौर हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त में दायर करने जा रहा हूँ जो PTI की तरफ से है, जो कंटेनर वगैरह जो हैं हटाने के कॉन्टेक्स्ट में। उम्मीद है कि आज दरख्वास्त फाइल करके मैं चला दूँगा उसको, लेकिन उसमें जो ख़ास बात आपके सामने मैंने रखनी है, जैसे जवाद हसन जो हैं वो इस वक्त है अपना बहालपुर बेंच में, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में बेस किया उन्होंने, ख़ास तौर पर उन्होंने बेस किया है मियां अली असगर का। वो मैंने यहाँ पटिशन फाइल की थी, रेड जोन के प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है, उसको रोका नहीं जा सकता। वहाँ पेट्रोल पंप बंद करना, इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों को रखने के बाद, और उन्होंने जो सवाल अब जो कहा है, सिंस द पटिशन नॉट अपेंडेड अपना कि कौन कौन से राह होने हैं इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ नोटिस इशू करके उन्होंने कह दिया, और रिक्वायरमेंट 1994 के हवाले से ये भी कह दिया है कि क्या होना है, और उन्होंने बड़ा वाज़े कह दिया है कि ये प्रोटेस्ट को रोका नहीं जा सकता। और भी पटिशन्स हैं बैकग्राउंड पे, ये ऑर्डर भी चल रहा है जो फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको आज़ादी है। आर्टिकल 15, 16, 17 बैकग्राउंड पे चल रहा है, आपको आज़ादी है, राइट टू असेंबली, राइट टू गैदरिंग, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, ये आपके फंडामेंटल राइट्स है। बैकग्राउंड पे मैं वो भी चला रहा हूँ। अगली जो बात है कि यहाँ पर इसहाक डार और नवाज शरीफ हैं, ये मफरूर हैं, डिक्लेयर एब्सकॉन्डर हैं, ऑर्डर्स हैं 2, वो मैं ऑर्डर्स फिर बार बार चला देता हूँ, शायद पैमरा को ख्याल आ जाए। पैमरा कोई अपने नहीं एक्शन ले रहा, मैंने कंप्लेंटें भी फाइल की हैं, लेकिन पैमरा एब्सकॉन्डर को इश्तिहारियों को आने से नहीं रोक रहा। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी, 31 मई के लिए नोटिस हुआ है उस दरख्वास्त के ऊपर कि ये जो पैमरा के ऑर्डर्स है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं हो रहा, और पैमरा नाकाम हो चुका है अदलिया की तौहीन के हवाले से भी या बाकी मामलात के कॉन्टेक्स्ट में भी। और मीडिया ये सारे जो है ना ये काम चलते। और अहम इशू जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी, हमज़ा शरीफ को काम करने से उनका जो ख़ास तौर पर 16 मई को जो उनका इलेक्शन पे कामयाबी का कहा है कि वो कामयाब हो गए हुए हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में है। और फिर 30 अप्रैल को जो उनका 16 अप्रैल और 30 अप्रैल को जो उनका ऑर्डर है, जो उनको चार्ज दे दिया है कि आप आ जाए चीफ सेक्रेटरी का, और उस्मान बुज़दार को डी नोटिफाई किया था, वो नोटिफिकेशन गलत है। चीफ सेक्रेटरी को मैंने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने उस पर नहीं किया। ये लाहौर हाई कोर्ट के सामने, लाहौर हाई कोर्ट का तो बाकी दरखास्तें आ चुकी हैं। मैंने यहाँ बताया जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब को, मेरी दरख्वास्त उनसे बहुत मुख्तलिफ है। पहली तो बात है कि मैंने जो इलेक्शन हुआ है सारा वहाँ पंजाब असम्बली के अंदर शैम इलेक्शन है, उस प्रोसेस का वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में रिकॉर्ड पे लगाई। फिर मैंने यहाँ अदालत में आने से पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि चीफ आपके नोटिफिकेशन विड्रॉ करें, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग सारी जा रही हैं, गवर्नमेंट इस वक्त कंप्लीट नहीं है, और यहाँ वो सारी जो उन्होंने बात कहा कि गैर कानूनी तौर पर ये ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उन्होंने कहा दरख्वास्त पहले आ चुकी है,
और सारे पाकिस्तान तो एक इशू पर दरख्वास्त दे नहीं कह सकता। मैंने फिर वो जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसे नहीं आया हुआ, और फिर अदालत ने बताया कि यहाँ अपना चीफ मिनिस्टर तो है। मैंने फिर क्लियर किया कि 133 के तहत भी तो एक्ट यहाँ पर चीफ मिनिस्टर था, लिखा हुआ था। आपकी अदालतों में आया या चीफ सेक्रेटरी लेके हमजा ट्रांसफ़र कराने के लिए लेके आए, फिर वो साथ IG के ट्रांसफ़र के हवाले से आई, इस अदालत में आए। वो ये तब तक नहीं जब तक कैबिनेट मुकम्मल नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस को पढ़ लें और मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस पढ़ लें, आप उसको सामने रख के ये वो फिर कहने लगे जी सियासी तरफ हर कोई हुकूमत करती नहीं। मैंने कहा वो फ़र्क है। आज गवर्नमेंट पूरी हो जाए तो मुझे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पे शायद एतराज़ ना हो, लेकिन इस वक्त ये गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं है। मैं फिर कहता जाऊँ, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल जिस दिन होगी आप जो मर्जी करें, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। और यहाँ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर दिया है, एडमिट कर लिया है, बाकायदा नोटिस कर दिए हैं सबको जवाब दाखिल करने के लिए। 25 के लिए समाअत। एक मैंने और बड़ी वजाहत के साथ बताता था आपको, मैंने बताया कि आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में जो अदालत में सवाल पूछा कि क्या इसका इतलाक़ जो 17 मई का ऑर्डर है, इसका इतलाक़ माजी से होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल माजी से होगा। मैंने वहाँ पर ये मैं ऑर्डर बैकग्राउंड पर चल रहा हूँ, 7 अप्रैल का ऑर्डर, उसका लास्ट पैरा पढ़ के बताया कि आर्टिकल 63 के रेप्रिकॉशंस हैं, क्वालिफाई कर दिया। वोट आप डाल लें लेकिन उसके आपको कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने होंगे। तो इसका इतलाक तो माजी से हो गया। कौन कह रहा है कि माजी से इतलाक नहीं होगा। फिर 17 मई के हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी आ चुका है, मैंने वो भी फाइल कर दिया है। फिर मैं एक और मुतफरक दरख्वास्त मैंने वो दायर कर दी है कि जिसमें डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का जो मैंने शुरू में बताया है वो भी मैंने साथ लगा दिया कि वो डी नोटिफाई भी हो चुके हैं। और बाकी लोगों को मेंबर को आने की इजाज़त होनी चाहिए और मेंबरों को कोई किसी तरह की हर्डल नहीं होनी चाहिए उनको। और बार बार आप पंजाब असेंबली का क्यों पुलिस के ज़रिए आप रेड करके रोक रहे हैं, आप हर्डल्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये क्रिएट नहीं की जा सकती। हर्डल किसी तरह से भी नहीं आ सकती है। ये भी अदालत के सामने मैंने मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी और सुबह इंशाल्लाह वो फाइल कर दूंगा। फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से अदालत ने इस पर भी नोटिस जारी कर दिया और इस केस की समाअत होगी 25 मई को। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब के हवाले से काम रोकने के हवाले से अदालत ने चैम्बर में कह दिया कैसे नुकात उठाए हैं वो चैम्बर में सुनना चाहते हैं। और चैम्बर में फिर अदालत ने ये समाअत हुई कि और बात वही है कि हटाने का इख्तियार है ही नहीं है, ये इख्तियार टोटल गवर्नर को है। और यही बात गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में है कि गवर्नर को इख्तियार है हटाने का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। एडवोकेट जनरल को भी हटाने का इख्तियार जो है वो किसको है, वो गवर्नर को है। तो ये आज भी मौजूद हैं। रूल्स ऑफ बिज़नेस को सामने रख कर देख लें, ये भी सारी बात बना देगी। इस पे जो है ना इंतज़ामी अमूर बाकी के हवाले से वो कह दिया है और अपना दरख्वास्त में ये भी कहा सिक्योरिटी फराम करें। बस ये फाइनली निपटा दिया मामला कि इंतज़ामी अमूर भी जो बाकी सारे काम ने देखने हैं वो एडवोकेट जनरल देखेंगे। इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट 13 लॉ ऑफिसर्स की बरतरफी वाला मामला था और 1 जून तक इस पर जवाब समरी मंगवाई थी। वो समरी जब चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ी वो ये लास्ट टाइम था कि इनको अपॉइंट किसने किया, इनको अपॉइंट कैबिनेट ने किया है। ये मैं फिर बताता चलूँ, ये फंस चुके हैं इस हवाले से कि इनको अपॉइंट जो किया है कैबिनेट ने, तो रिमूव भी कैबिनेट ने करना है ना, तो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं कर सकता, या तो कैबिनेट ना करती। तो वो चीज़ें सबके जब सामने आई वो साइड पर रख दी। उन्होंने फिर ये सारी पोजीशन को सामने रखते हुए कि शायद इसको भी चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त किया है, इसमें फिर जवाब दाखिल को कहा। यहाँ अदालत को बताया कि ये सियासी इशू नहीं है, हम यहाँ लॉ ऑफिसर आना जाना हुकूमतों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक हो। यहाँ लॉ ऑफिसर ने किसी ने आना, इस पर उन्होंने कहा कि बाकी हुकूमतें आई जैसे ये अपॉइंटमेंट हुए। मैंने तो कहा, मैंने कहा यहाँ लॉ ऑफिसर अपॉइंट करने के वाले से, मेरिट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 11 लोग हैं सारे इतने बड़े लॉ ऑफिसर में। अगर ये सियासी तौर पर तकर्रियाँ की तो फिर ये हटाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ तो ये उस तरह तकर्रियाँ नहीं कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूँ कि उस तरह ये पैक नहीं कर सके, ठीक है ना जी। और माजी में जो हुकूमत तब्दील होने के बावजूद 90% लॉ ऑफिसर काम जारी रखते थे, ये पुरानी बातें हो रही हैं। लेकिन सियासतदानों ने अब ये तरीका बदल लिया है। रवायत रही है कि मेरी हुकूमत है और मेरे लॉ ऑफिसर होने चाहिए। मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और वकील के साथ झगड़ा मुनासिब नहीं, अदालत का था। एडवोकेट जनरल बहुत बड़ा ऑफिस है और 7 साल प्रैक्टिस पर ग्रेड 20 में तकर्रर कर दिया जाता है। और यहाँ जो है ना अपने तौर पर जो काबीना वाला मसले में वहाँ फंस चुके हैं वहाँ पर। और रखने और निकालने की मुजाज अथॉरिटी वज़ीर आला, ये एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया। मैंने कहा जी ये इशू है ही नहीं, यहाँ पर अप्रूवल की बात है, अप्रूवल
अप्रूवल की बात है, अपॉइंटमेंट में बताएं, आप निकालने के कॉन्टेक्स्ट में बताएं। वो तो काबीना है, रखा जब काबीना ने तो निकालेगा भी काबीना, इस पे वो जवाब देना है। मामला जो है अब यकम तक चला गया, समरी वो देख ली है जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, और हमने ये कहा कि काबीना की मुशावरत लाजमी है, और वज़ीर आला वज़ीरों को नामज़द करता है। यहाँ भी पहले आना, अगर आना है ना तो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत वज़ीर ने भी देखना है। जब वज़ीर यहाँ कोई नहीं है तो कौन कर सकता है यहाँ पर? ये भी मामला है जो बड़ा अहम है, जो अदालत के सामने रखा है। और ने के हवाले से देखिए वहाँ बड़ी वजाहत भी बताया गया, भाई मैं ने के ख़िलाफ़, मैंने कहा इसका फ़ैसला ने के साथ जोड़ दें। अब कोई नहीं चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि किसी को हटाया जाए यहाँ से। मेरिट के मुताबिक अगर काबीना इजाज़त देती है तो काबीना के मुताबिक करें। एडवोकेट जनरल को जब गवर्नर कर रहा है तो बाकी लोगों को भी सहारा है, पर एक नोटिफिकेशन से नहीं है। ये दाग लगाने की बात है। और इम्तियाज़ कैफ़ी का पुराना केस जो है ना वो रिकॉर्ड में रखा था, और यही कहा है कि इस सारे मसले को जो है ना सेट असाइड करे अदालत। अदालत ने अब केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है 1 जून के लिए। सिर्फ एक तारीफ़ करना चाहता हूँ जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब की। मैं ज़रा इनकी तारीफ़ को इतनी ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में उस तरह जिस तरह हाई कोर्ट को काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। यहाँ सियासी मामलात में कई केसेस में दिनों में फ़ैसला किया है, कई केसेस में टाइम लिया है। डिस्क्रिशन है, अपनी जगह है। मुझे आज भी एतराज़ है इनका, इस कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशंस है, मुझे उसकी जजमेंट्स के ऊपर मुझे एतराज़ात हैं कि जहाँ हमज़ा शरीफ के हर्फ के लिए दिनों में फ़ैसला किया। इस कॉन्टेक्स्ट में ये मुझे एतराज़ है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एक काम उन्होंने, वो बच्ची जो अगवा हुई थी उसको फ़ौरन बाजियाब कराने के लिए संडे वाले दिन उन्होंने बैठे, अदालत लगाई, रात तक 10 बजे वो बच्ची जो है ना बाजियाब होगी। इसका मतलब है पुलिस अगर काम करना चाहे, आईजी अगर तवज्जो दे, और अगर अदालत सामने खड़ी हो तो ये काम कैसे नहीं हो सकता। ये मैं तारीफ़ करूँगा, और मैं गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि इस तरह के काम आप करते रहें। ये पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, ये दीन में भी फ़ायदा है, आखिरत में भी, दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी है। खुशियाँ दुआएं बांटते रहें। इस तरह ये भी ध्यान रखना होगा किसी गैर कानूनी काम को कोई फेवर नहीं होनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।